जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एक मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ये एनसीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनके ऊपर बेस्ड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर दिखाई देंगे। इस वीडियो में हम ना सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे बल्कि उनको समझेंगे, उनको याद करेंगे, और अगर इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसके पहली वीडियो में हम एनसीसी के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि 100 से भी ज़्यादा थे उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं, और वो सारी चीज़ें हमने सिर्फ एक ही वीडियो में की हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ड्रिल के उसूल लिखो। तो ड्रिल के असूल की अगर हम बात करते हैं तो चुस्ती, फुर्ती और मिलजुल कर काम करना, ये कुछ ड्रिल के असूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्रिल में कितने प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड होते हैं। ये क्वेश्चन हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आया था और मैंने बताया था कि ड्रिल में 2 प्रकार के वर्ड ऑफ कमांड होते हैं। पहला होता है चेतावनी और दूसरा होता है कार्यकारी। चेतावनी को इंग्लिश में कॉशनरी बोला जाता है और कार्यकारी को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जब भी कोई वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है तो पहले जब उसे लंबा खींचा जाता है तो वो चेतावनी वाला पार्ट होता है, ताकि सभी सतर्क हो जाएं कि कोई हमारे लिए ऑर्डर आने वाला है। और जब उस कमांड को काटा जाता है जिसके ऊपर सभी रिएक्ट करते हैं तो वो कार्यकारी कमांड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रिल में जो वर्ड ऑफ कमांड होती है वो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ड्रिल के उद्देश्य लिखो। तो ड्रिल करवाई क्यों जाती है। तो ड्रिल अनुशासन पैदा करने के लिए, एकता के लिए, सुडौल शरीर हो क्योंकि उसमें एक्सरसाइज भी होती है, मनोबल के उत्थान के लिए, हमारा मनोबल बढ़े, और कमांड और कंट्रोल के लिए क्योंकि वहां पे हम सभी एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, एक ही चीज को फॉलो करते हैं। तो एक तरीके से कमांड और कंट्रोल आती है और हम सभी के अंदर एक यूनिटी डेवलप होती है, एक एकता डेवलप होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ वेपन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट तरह के आते हैं। आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और सही मिलान के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हर तरीके से हमें प्रिपेयर होना है। अब यहाँ पे ये जो है ये खाली स्थान के क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के क्वेश्चन है। और जो रेड कलर में यहाँ पे आंसर्स लिखे गए हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था जिसे हमें भरना था एग्जाम में। सबसे पहला यहाँ पर है कि 5.56 mm इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ वजन कितना होता है। तो खाली मैगजीन के साथ जो वजन होता है वो लगभग 4 किलोग्राम होता है, एग्जैक्टली 4.018 किलोग्राम होता है। अब यहाँ पे अगर आपने पिछले वाली वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है और 5.56 mm जो इंसास होता है उसका कैलिबर कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5.56 mm इंसास में ग्रूव्स कितने होते हैं। तो 6 होते हैं, ये आपको याद करना है। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है। तो 25 गज होती है। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है। 43 इंच होती है। 5.56 mm जो इंसास है उसकी कारगर रेंज कितनी है। कारगर रेंज मतलब इफेक्टिव रेंज, जहां तक निशाना बिल्कुल सही लगाया जा सकता है, तो वो रेंज होती है वो 400 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखो। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में था, लेकिन वहां पर सिर्फ हमने इतना बताया था कि फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है, लेकिन उनके नाम हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो लेइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। यानी कि लेट के हम फायर कर सकते हैं, नीलिंग घुटनों के बल, सिटिंग बैठकर और स्टैंडिंग खड़े होकर। तो ये 4 पोजीशन होती हैं फायरिंग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसको या तो पॉइंट्स में बना के लिखें आंसर को, या फिर उसके पार्ट बना के लिखें। इसका रीजन ये है कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा
अगर उसे एग्जाम चेक करने में आसानी होती है तो वो आपको मार्क्स भी अच्छे देता है। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को पैराग्राफ बना के लिखेंगे तो वो पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसे एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं देगा। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो जो उसका आंसर लिखेंगे तो उसको साफ सुथरा लिखें और साथ में उसको या तो पॉइंट बना के लिखें या फिर डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करके लिखें, अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं अपने एग्जाम में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फायरिंग रेंज पर अपनाए जाने वाले 5 सुरक्षा नियम लिखो। तो पहली बात तो सबसे पहले पुलिस को सूचना देना, लाल झंडे का प्रयोग करना, हथियार का निरीक्षण करना कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एम्यूनिशन एरिया 100 गज दूर हो, जहाँ पे भी हमारा एम्यूनिशन, हथियार और बाकी सारी चीज़ें रखी हैं वो कम से कम जो एरिया जहाँ पे हम फायरिंग का एरिया उससे 100 गज दूर होना चाहिए और संतरी का लाल कपड़ों में होना। तो ये कुछ 5 सुरक्षा नियम है जो कि अपनाए जाते हैं फायरिंग रेंज पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की। ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन है उसकी वेटेज लगभग 30 मार्क्स है। हालांकि ये बढ़ती घटती रहती है लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये अच्छा खासा मार्क्स नेशनल इंटीग्रेशन का होता है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता हिंदी में कहते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, धार्मिक एकता, भाषा की एकता और सांस्कृतिक एकता। हाँ, हालांकि आप यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो सिर्फ दिल से राष्ट्रीय एकता होना ये काफी नहीं है। भौगोलिक एकता भी होनी चाहिए, राजनीतिक एकता भी होनी चाहिए, धार्मिक एकता के, हाँ सभी धर्म जो हैं वो भारत के ही हैं, ठीक है, वो हमारे देश के ही हैं, तो वो भी एक एकता की भाव है। जितनी भी भाषाएं हैं वो हमारे देश की हैं, भारत की हैं, तो वो एक भाषा की एकता भी होना चाहिए, संस्कृति की भी एकता होना चाहिए। तो हर तरह से जब यूनिटी आएगी तभी प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय प्रतीकों के नाम लिखो। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक है यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु बाघ है, पक्षी मोर है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय फल आम है। इसी तरीके से आप राष्ट्रीय पेड़ बता सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बता सकते हैं, राष्ट्रीय गान के बारे में बता सकते हैं, राष्ट्रीय गीत के बारे में बता सकते हैं, या फिर ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, किन्होंने लिखा था, कब लिखा था। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें आप तैयार करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सही मिलान करो। सही मिलान के क्वेश्चन भी आते हैं, हालांकि यहाँ पर मैंने सही मिलान आपको करके दे दिया है, लेकिन वहाँ पे आपको सही मिलान करना होगा। तो थिम्पू भूटान की कैपिटल है, हम कनेक्ट कर सकते हैं। जवाहर सुरंग जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। बीजिंग जो है वो चीन की कैपिटल है। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। और गली जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि गली क्रिकेट एक टर्म होती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं 1 मिनट का टाइम आपका लेना चाहूँगा। जब भी हम एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं बीइंग ए कैडेट। पहली बात तो ये, हम पूरा साल तो एनसीसी की हैंडबुक पढ़ते नहीं है, और जब लास्ट में हमको एनसीसी की हैंडबुक पढ़नी होती है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें लगता है कि कुछ ऐसे नोट्स हों, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो कि जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। हाँ, हालांकि एनसीसी हैंडबुक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी एनसीसी हैंडबुक के अंदर बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो फिर हमारे दिमाग में आती है कि शायद हमारे पास एनसीसी के नोट्स होते जिसमें वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा होता। दूसरी दिक्कत हमें क्या आती है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारा मटेरियल है जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और वो उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में हमें पेपर मिलना और मटेरियल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो तब हमें लिखता है कि शायद वे क्वेश्चन अगर हिंदी में होते तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, और एक चीज और होती है जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारी एनसीसी हैंडबुक होती है उसके अंदर तो चैप्टर वाइज दिए होते हैं, चैप्टर्स बना के पैराग्राफ वगैरह लिखे होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देख पा रहे हैं कि सही मिलान हो गए, वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एनसीसी से रिलेटेड फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आगे आएंगे।
तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर एक जगह पे हमको मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे कवर किया है। आप जिस वीडियो को आप ये देख रहे हैं तो ये एक ई बुक है जिसके अंदर मैंने एनसीसी के प्रीवियस ईयर पेपर, वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज और साथ में एनसीसी में पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, इन सभी को कलेक्ट किया है और इन सभी को मिला के एक ई बुक बनाई है जो आप देख सकते हैं कि मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है और कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इसमें टाइप किया है। तो अगर आप इस पीडीएफ को एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले भी पढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक अच्छी ग्रेड के साथ अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, वहां से जाके आप ये जो ई बुक है एनसीसी नोट्स इन हिंदी करके नाम है, तो इस पीडीएफ को जाके, इस ई बुक को जाके खरीद सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। भारत के जो 5 पड़ोसी देश है आप इजीली लिख सकते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, श्रीलंका है और भी बहुत सारे हैं। अफगानिस्तान भी पड़ोसी देशों में आता है तो उसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सही गलत बताएं, ट्रू और फॉल्स, ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो गली शब्द क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल हमने ऊपर ही किया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, बिल्कुल सही है। आजादी की लड़ाई की प्रथम चिंगारी पानीपत से लगी थी, नहीं ये गलत है, पानीपत से नहीं लगी थी। कहां से लगी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू जी हैं, बिल्कुल सही है। 1 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं, नहीं। सिर्फ 1 रुपए का नोट एक ऐसा नोट होता है जिस पर रिजर्व बैंक के नहीं बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी सभी जितने भी नोट होते हैं उन पे रिजर्व बैंक के ही हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सार्क देशों के नाम लिखने हैं। अब सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो सार्क की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, वो फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है अगर आपको पता है तो। अब सार्क के अंदर टोटल कितने देश हैं, तो यहाँ पर टोटल 8 कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान को बाद में ऐड किया गया था। तो ये 8 कंट्रीज जो हैं इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और यहाँ पर अफगानिस्तान। तो ये 8 देश हैं जो कि सार्क कंट्रीज के अंदर आते हैं। और अगर आपको सार्क की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं पता तो सर्च करके बताएं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 70 मार्क्स। एक बात मैं बता दूं कि ये मार्क्स वेरी कर सकते हैं, कई बार इससे ज्यादा के क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, कई बार इससे कम के पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे हमको अंदाजा लग रहा है कि कौन सा टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप की हम बात करें, और लीडरशिप का जो क्वेश्चन होता है ना वो तो आपके एग्जाम में 101% आता है। चाहे आप लिख लीजिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए बी और सी का, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखो। तो ईमानदारी, कर्तव्य प्राणता, सहिष्णुता, समय का पाबंद होना चाहिए यानी कि पंक्चुअल होना चाहिए, सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। तो ये जितने भी अच्छे नागरिक के गुण हो सकते हैं ये अपने आप भी बना के आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लीडरशिप क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है। तो लीडरशिप जो होती है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव समूह को प्रेरित करने की क्षमता को लीडरशिप कहते हैं। यानी कि हमारा कोई गोल है जिसको हमने अचीव करना है और फिर उसको अचीव करने के लिए हम हमारे दोस्तों का, हमारे जो साथी हैं हमारे साथ, उनको, ठीक है, हमारे पास जो संसाधन है उनको किस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उनको किस तरीके से प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि हम सभी मिलकर उस गोल को अचीव कर सके, तो उसे हम लीडरशिप कहते हैं। अब लीडरशिप के ये कुछ प्रकार हैं, अधिनायकवादी, प्रजातांत्रिक, सामरिक। तो डिफरेंट टाइप की लीडरशिप होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मोटिवेशन, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? एक लीडर अपने अधीनस्थ को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? अधीनस्थ मतलब सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब उनके फॉलोवर जो उनकी बातों को मानते हैं, जो उनके अंडर आते हैं। तो मोटिवेशन, प्रेरणा से आप समझते क्या? तो आंतरिक अक्षमता जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, यह एक कला है जिसका प्रयोग लीडर अपने मॉडल को लागू करने के लिए करता है। मोटिवेशन मतलब
जो भी उसके अधीनस्थ हैं, उस लीडर के जो भी उसके सबऑर्डिनेट हैं, उनको मोटिवेट करना, उनमें जज्बा पैदा करना, उनमें जोश पैदा करना, ये कला होती है। बोलकर, एग्जाम्पल सेट करके, मोटिवेशनल स्पीचेस देके, कोई कहानी सुना के उनमें वो जज्बा पैदा करना, ताकि जो भी हमारा मेन गोल है उसको हम अचीव कर सके। तो ये जो होती है ना, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेट करता किस तरीके से है, तो अगर उसका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, तो सभी मोटिवेट होते हैं। हमें भी लगता है कि हमें भी उनकी तरह करना है। बुद्धि होनी चाहिए, हास्यवर्ती होनी चाहिए, दिमाग का यूज करके हंसमुख व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जो भी फॉलो करेगा वो हंसमुख को, कोई अगर पहले से ही उदास है तो कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करना चाहेगा। नैतिक साहस होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, दूरदर्शिता। लीडर्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लीडर्स में विजन होता है, वो देख सकते हैं। लीडर्स कैन सी व्हाट अदर्स कांट, मतलब लीडर वो देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते, उसमें शिष्टाचार होना चाहिए। तो इस तरीके की क्वालिटीज अगर लीडर में है तो वो मोटिवेट करता है अपने अधीनस्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि नेतृत्व और लीडरशिप के 10 गुण लिखो। तो पहली बात तो बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस, पहल यानी कि इनिशिएटिव, सबसे पहले वो काम करने के लिए कहता है। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी होती है, हास्यवर्ती यानी कि वो खुश मिजाज होता है, उत्साह यानी कि जोश होना चाहिए, वफादारी, लॉयलिटी, लॉयलिटी किसके लिए, लॉयलिटी अपने सबऑर्डिनेट के लिए, लॉयलिटी अपने देश के लिए, लॉयलिटी अपने समाज के लिए। अगेन बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, निष्पक्षता, निष्पक्षता मतलब निष्पक्ष होना चाहिए, वो किसी का पक्ष ना ले बेस्ड ऑन दी कास्ट, बेस्ड ऑन दी रिलीजन, चाहे कोई भी हो, अगर कोई गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। नैतिक साहस यानी कि मोरल जो साहस, मोरल करेज होना चाहिए, और दूरगामी सोच जिसे हम विजन कहते हैं वो होना चाहिए। तो आप एक दो एक्स्ट्रा ही लिख के आएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगेन कह रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार लिखो। तो मूल अधिकार हमें पता होने चाहिए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये हमारे जो मूल अधिकार होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आते हैं, अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी सभी क्वेश्चंस का जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, उसको मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि उसको ये जो ई बुक है वो फ्री में दी जाएगी। ठीक है, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वीडियो के दौरान, उनका सही सही जवाब देगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेना की प्रथाएं लिखो। सभी को उचित सम्मान देना, सैल्यूटिंग, राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूटिंग, राष्ट्रीय त्योहार मनाना, मेडलों की इज्जत करना, वर्दी का सम्मान बनाए रखना, युद्ध जीतना, राष्ट्रीय पताका फहराना, स्त्रियों का सम्मान करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन विकास, संसाधन जिसको हम रिसोर्स कहते हैं, विकास यानी कि डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेज की बात करें, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, यानी कि मानव संसाधन भी आता है। तो किस तरीके से हम हमारे देश में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मटेरियल अवेलेबल है, जो मनी अवेलेबल है, उन तीनों को किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, उनको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इसी को हम संसाधन विकास कहते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है या देखना है कि वहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कितने मार्क्स का पूछा गया है, और उसी मार्क्स के हिसाब से आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्यक्तित्व की प्रगति हेतु आवश्यक तत्वों के नाम लिखो। अब किसी को भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि पारिवारिक व सामाजिक वातावरण। अब जिसका पारिवारिक जो परिवार का वातावरण और समाज का वातावरण है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो किसी की भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तीसरा है किसी से सकारात्मक रूप में प्रभावित होना। प्रभावित तो दोनों तरह से हो सकता है व्यक्ति, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी, लेकिन अगर व्यक्ति सकारात्मक रूप से किसी से प्रभावित
प्रभावित होता है तो ये उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यक्ति को हमेशा पर्सन रहना चाहिए और पर्सन दिखना भी चाहिए, वफादार होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए अपने काम के प्रति, वफादार अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आप से भी वफादार होना चाहिए। उसकी जो सोच है वो सकारात्मक होना चाहिए, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी सोच होनी चाहिए। साहस, करेज होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ये व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऊंचा चरित्र होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और देशभक्ति। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है किसी की भी व्यक्तित्व की प्रगति के लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर या टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। हालांकि ये उसी मॉडल पेपर में से और हम यहाँ पे क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय कैडेट कोर की क्या भूमिका है? तो ये जो क्वेश्चन है आप ये खुद बना के भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि कैडेट क्या क्या हेल्प करते हैं जब भी कोई आपदा आती है। जैसे अभी कोविड-19 के अंदर आपने देखा कि एनसीसी के कैडेट्स ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, न्यूज आई, टीवी चैनलों पर दिखाया गया कि क्या क्या काम किए थे एनसीसी कैडेट्स ने, तो वो भी आप चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। कैडेट आपदा के दौरान सड़क की मरम्मत करते हैं, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते हैं, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं, परिवहन व्यवस्था में मदद करते हैं, भूखों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई आपदा होती है तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत रहती है वो रहती है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से, और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल जाती है। तो जो एनसीसी के कैडेट्स होती हैं, पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पर कैडेट होते हैं, वो लोगों को ठीक जानकारी प्रदान करते हैं और जो भी अफवाह होती है उनको बचाते हैं, उनसे लोगों को बचाते हैं, अफवाहों को रोकना, रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और सुरक्षात्मक कार्यों में मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो एनसीसी के कैडेट होते हैं वो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपने अब नोटिस किया होगा कि जितने भी आंसर लिखे जा रहे हैं वो पॉइंट्स में लिखे जा रहे हैं या फिर पार्ट्स में लिखे जा रहे हैं, ताकि आपको भी आसानी हो समझने में और वहां पे जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को चेक करे तो उनको भी आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदाएं मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल डिजास्टर होते हैं और एक मैन मेड होते हैं, यानी कि एक प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक तो जो प्रकृति से आते हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ होगी, सूखा हो गया, सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी आदि, ठीक है। लेकिन कृत्रिम की बात करें, जनसंख्या विस्फोट होगी, कोई महामारी आ गई, अब जैसे कोविड-19 है, वो एकदम से प्रकृति से तो नहीं आई, मनुष्यों की वजह से ही है। परिवहन में कोई दुर्घटना हो गई, आतंकवाद हो गया, कहीं पे आग लगा दी गई, तो ये कृत्रिम आपदाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपदा कहते किसे हैं? आपदा वह विषम परिस्थिति होती है, स्थिति होती है जो मानव व जीव समुदाय को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा जन सामान्य की दिनचर्या को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर देती है। कभी कभी तो जीवन शैली भी बदल देती है, क्योंकि इसमें भारी नुकसान होता है। अब जीवन शैली क्यों बदल देती है? अब आप खुद देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारी जीवन शैली में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो आप ये वाली लाइन भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर लिख के आएंगे, इस आंसर में लिख के आएंगे, तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर होगा उस पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5 बातें बताओ। तो अच्छे स्वास्थ्य अगर आपको रखना है तो कम से कम 6 से 8 घंटे की तक नींद लो, रोज स्नान करो, अच्छा भोजन करो, संतुलित भोजन करो, ना ज्यादा ना कम, प्रातःकाल सोकर उठना, सुबह जल्दी उठना और नियमित व्यायाम करना। अगर इन 5 बातों को आप फॉलो करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखें। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये हेल्थ एंड हाइजीन के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेल लाइन से दूर रहें आप, ठीक है। ये कैंप के चुनाव की हम बातें कर रहे हैं। पानी की सुविधा होनी चाहिए, सड़क के पास होना चाहिए, शौचालय का स्थान दूर होना चाहिए और लंगर व स्टोर के कोत आसपास न हो। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो अभी अभी आपने इमेज देखी थी, ये इमेज है एक वीडियो के थंबनेल की, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत टाइम हो चुका है उस वीडियो को अपलोड किए। और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो पे अब 1 लाख व्यूज़ होने वाले हैं, यानी कि 1 लाख लोग इस वीडियो को लगभग देख चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए तो। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको, जो कि आपके एनसीसी से रिलेटेड हो और आपके लिए कारगर साबित हो, वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैंप हाइजीन से आप क्या समझते हैं। अब कैंप जो होता है वो साफ जगह पर होना चाहिए,
कुक हाउस साफ होना चाहिए जहाँ पे खाना बनता है, नहाने धोने की जगह है वो दूर होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था कैंप से दूर होनी चाहिए और कैंप में जो रहने की व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मलेरिया और डेंगू से अपने आप को कैसे बचाएं। तो मलेरिया और डेंगू से मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी बाजू के कपड़े पहनना, क्लोरोक्विन का प्रयोग करना, गंदे पानी को जमा न होने दें और बल्कि अच्छे पानी को भी जमा न होने दें। ठीक है, दरवाजे और खिड़की में जाली का होना। तो अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैंसर के मुख्य कारण लिखो। तो तंबाकू से कैंसर होता है, ये हम सभी को पता है। तो एक तो तंबाकू हो गया, प्रदूषण से भी होता है, मानसिक तनाव से होता है। तो हमारे दिमाग में मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, खान पान में गड़बड़ी नहीं करनी और जीवन शैली में अवांछनीय परिवर्तन नहीं करने। यानी कि पहले कोई रात में सोता था वो पूरी रात जाग रहा है, दिन में सो रहा है, या और कोई इस तरीके का वो एक तरीके से चेंज करता है जीवन शैली में, तो उससे भी कैंसर हो सकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको रिक्त स्थान भरने हैं, यानी कि खाली स्थान भरने हैं। प्रदूषित जल से कोलेरा और पेचिस रोग होते हैं। यहाँ पर खाली स्थान दिए थे जहाँ पे रेड कलर में आंसर लिखे गए हैं। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। छोटी माता का जो रोग है वो वायु से भी फैल सकता है। टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं, वो एक संक्रमण की बीमारी है और सांप के काटने पर एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन दिया जाता है। तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एडवेंचर ट्रेनिंग, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा जो पहले मैं वीडियो में आपको एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करा चुका हूं, उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और प्लेलिस्ट बना के उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एक बार प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वो सारी की सारी वीडियो आप एक साथ देख सकें और आपको बार बार अलग अलग जगह से वो वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। इस तरह की